अमेरिका और ईरान ये जो बातचीत हुई, तो सबसे बड़ी कामयाबी ईरान की है कि दो मुद्दे ईरान को, अमेरिका को आखिरकार छोड़ने पड़े। एक प्रॉक्सी का मुद्दा, दूसरा मिसाइल का मुद्दा। क्योंकि ईरान ने साफ मना कर दिया कि हम सिर्फ न्यूक्लियर मसले पर बात करेंगे, हम ना तो मिसाइल पर कोई बात करेंगे और ना अपनी प्रॉक्सी पर बात करेंगे। जबकि पहले अमेरिका यही कह रहा था, इन तीनों मुद्दों को अमेरिका लेकर के आया था, लेकिन ईरान ने साफ साफ मना कर दिया और अमेरिका को सिर्फ न्यूक्लियर पर बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये अपने आप में ईरान की पहली कामयाबी है कि ईरान जो है वो उसने साफ मना कर दिया कि हम जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियर इशू है उस पर ही हम बात करेंगे, इसके अलावा किसी और मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये अगर देखा जाए तो पहली बहुत बड़ी कामयाबी ईरान को मिली। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर यहां पे कौन झुक रहा है। अब कोई कहे कि साहब इसमें झुकने और न झुकने क्या बात, नहीं है, बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अमेरिका जिस तरह से कह रहा था कि अगर नाकाम बात हुई तो फिर हम एक अलग रास्ता निकालेंगे, यानी जंग का, ये बार बार धमकी, और ईरान ने साफ कह दिया कि हम किसी धमकी में आने वाले नहीं हैं। यहां पे देखिए कि इजरायली अखबार हार्टेज ने मशरिक़ वस्ता के उमूर के बारे में जानने वाले एक जराए के हवाले से खबर दी है कि अमेरिका और ईरान ने जुमा को होने वाली बातचीत को सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम तक महदूद रखने पर इत्तेफाक किया है और इसी पर आज बातचीत हुई है। ये अपने आप में, यहां जराए ने बताया है कि कतर, सऊदी अरब और ओमान समेत इलाकाई ममालिक की सालिसी यानी मीडिएशन के बाद वॉशिंगटन ने ईरान की शराइत कबूल की है। ये आप देखिए, ये हम नहीं लिख रहे, ये इजराइल का अखबार जो हार्टेज है उसने ये बात लिखी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात है। ये कहा जा सकता है कि ईरान के आगे अमेरिका ने घुटने टेके, अमेरिका अपना जो फेस सेविंग करना चाहता था कि किसी तरीके से जो घिर गया है यहां से निकल जाए, वरना क्या वजह है, मैं जानना चाहता हूं क्या वजह है कि जब 3 इश्यूज थे तो अमेरिका सिर्फ एक न्यूक्लियर पर, और न्यूक्लियर पर भी देखिए हथियार बनाने वाली बात की परमाणु बम, और हमें ईरान ने पहले ही कहा कि हम ये तो बना ही नहीं रहे, हमारे यहां कोई मसला ही नहीं है। और जहां तक न्यूक्लियर प्रोग्राम, हां कुछ कम ज्यादा उसमें कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं करेंगे, ये भी ईरान ने पहले ही क्लियर कर दिया। लेकिन चलिए इस पर बातचीत कर लीजिए न्यूक्लियर के इशू पर, लेकिन बाकी इशू पे हम बात नहीं करेंगे। यानी ना प्रॉक्सी जो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या अंसारुल्लाह हौती हो या इराक में अब्दुल हो, इन पर हम कोई बात नहीं करेंगे किसी तरह के। इसी तरीके से जो मिसाइल का इशू है, क्योंकि इजराइल बार बार कह रहा था कि मिसाइल के मसले पर बात करो, क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइलें इस वक्त हैं वो बहुत ही खतरनाक है। अभी ईरान ने एक टेस्ट किया जिसमें दावा किया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर हम इजराइल को तबाह कर सकते हैं, इजराइल पे मिसाइल मार सकते हैं, और इससे पहले ईरान ने करके दिखाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे आप देखिए कि उन्होंने खबरदार किया है कि अगर मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के लिए इसकी शराइत को मुस्तरद किया गया तो ईरान इलाकाई तनाज़े के लिए तैयार है। यानी ईरान झुकने वाला नहीं है, ईरान जो है वो लड़ने के लिए तैयार है। कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो हम नया रास्ता इख्तियार करेंगे, ईरान ने कहा मोस्ट वेलकम, आइए हम तैयार हैं। ये जो ईरान की इस वक्त की ताकत कह लीजिए या जो भी आप मान लीजिए, लेकिन बहुत खुलकर, इसके अलावा अमेरिका ने इस बात की तस्दीक करते हुए कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है कि आया वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इसके इलाकाई इत्तेहादियों की सरगर्मियों जैसे दीगर मसाइल को शामिल करने के लिए
अपने पहले मुतालबे से पीछे हट गया है, ऐसा कोई बात नहीं कही। जराए ने मजीद कहा है कि इलाकाई रियासतें यहाँ दबंग पड़ोसी नहीं चाहती, लेकिन वो समझते हैं कि ईरान पर हमला खित्ते को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि तेहरान की सख्त बयानबाजी के बावजूद ईरान की कयादत बिलाखिर जौहरी प्रोग्राम को तर्क करने पर आमादा हो सकती है, ये कहना है। लेकिन ये जौहरी प्रोग्राम कतई तौर पर ताम जराए ने जोर दिया है कि मुज़ाकरात का रास्ता अभी तक वाज़े नहीं है और जौहरी फाइल में अपने ज्यादा से ज्यादा मुतालबात के बारे में वाशिंगटन के मौकिफ यानी अमेरिका के मौकिफ की वजाहत होनी बाकी है, कुछ भी यानी क्लियर नहीं है। अब मैं जो तस्वीर यहाँ पे जारी की गई है वो तस्वीर में जरूर पेश करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आखिर मसला क्या है, किस तरह का है, जानना जरूरी है। तो बहरहाल यहाँ पे यहाँ पे बहुत देर हो गई, शायद मेहमान हमसे न जुड़ पाए। हालांकि फिरोज बख्त साहब ने कहा था अगर जुड़ गए तो ठीक है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो कम से कम आप तक हम जरूर पहुंचा देंगे और आप तक वो खबरें जानी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पर ये आप देखिए वो जो इम्पोर्टेंट खबर जो ओमान वाली चल रही है वो बहुत अहम है। और ये आप देखिए यहाँ पे जो हिंदी अखबारात ने दिया, यहाँ पे ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। दोनों मुल्कों के अधिकारियों ने अफसरान ने इशारे दिए हैं कि बातचीत का दौर काफी हद तक सफल रहा है। तो ये भी बताया जा रहा है, यहाँ पे आप देखिए ये एक कामयाब बातचीत की यहाँ पे उसका जिक्र किया जा रहा है कि बातचीत जो है वो काफी कामयाब है। यहाँ के अमेरिका और ईरान में युद्ध जैसी सूरत हाल अब भी बनी हुई है। इस दौरान दोनों मुल्कों में न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने नरम रुख अपनाया है। हालांकि पहले दौर की बातचीत काफी सकारात्मक रही, लेकिन डील पर सहमति नहीं बन पाई। दोनों देशों ने न्यूक्लियर डील पर आगे भी बातचीत जारी रखने की योजना बनाई है। तो यहाँ पे आप देखिए जो मैं फेस सेविंग वाली बात कह रहा हूं, देखिए अब यहाँ कह रहे हैं कि धमकी के बाद किसी भी धमकी का असर ईरान पे नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने ये कहा कि हम चूंकि बातचीत से पीछे नहीं हटते, हम बातचीत करना चाहते हैं और जैसे 5 राउंड की बात पहले हुई थी वहीं से हम उसकी शुरुआत करेंगे, वहीं से उसका आगाज करेंगे और हमारी जो बातचीत होगी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मामले पर होगी। यहां देखिए पिछले साल जून में ईरान और अमेरिका के बीच 12 दिनों तक संघर्ष चला था। उसके बाद ये पहली बार था कि दोनों देशों के अधिकारी ओमान में एक दूसरे के सामने बैठे थे। अब यहाँ पे आप देखिए कि पहले टर्की में बातचीत होनी थी, लेकिन मना किया ईरान ने। फिर ओमान में ये बातचीत हुई है। ओमान में जुमा यानी आज जो दिन गुजरा है, अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच कई घंटों तक बातचीत हुई, लेकिन न्यूक्लियर डील पर बात नहीं बन पाई है। इसके बाद दोनों देशों ने इस पर आगे भी बातचीत रखने की बात कही है। दोनों देशों के अधिकारियों ने संकेत दिए कि बातचीत का दौर काफी हद तक कामयाब रहा है। और ये कुल मिलाकर के देखिए मैं जो बात कह रहा हूं कि फेस सेविंग अमेरिका करना चाहता है और वो यहीं पे नजर आ रहा है। कोई बातचीत का मतलब ये कि अब सेकेंड राउंड की हम बात फिर इस दौर में यानी छठे राउंड अगर हम पहले जोड़ लें और आज का देखें तो अब ये सेकेंड राउंड की बात कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी, कुछ भी शायद तय नहीं हो पाया है। लेकिन ये कि एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है और जब बातचीत का सिलसिला शुरू है और नेक्स्ट दौर का इंतजार है तो इसका मतलब ये है कि जंग फिलहाल टल गई है। जो जंग तनातनी थी, ईरान और अमेरिका आमने सामने थे और जो पूरे खित्ते को एक खौफ लाग था, कम से कम वो टलता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान
के बीच तनाव पिछले कई सालों से चल रहा है। ईरान के न्यूक्लियर बम को लेकर अमेरिका लगातार उसे धमकाता रहा है। में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान पर नए सिरे से हमले की धमकी दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका यूएस अब्राहम लिंकन ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बार बार, लेकिन ये सब पुरानी खबरें जो यहाँ पे दी गई, कोई नहीं बढ़ा था लेकिन पीछे भागना पड़ा। पहले ओमान की खाड़ी में, फिर हिंद महासागर में जाना पड़ा और 1400-1500 किलोमीटर दूर ईरान से अभी अब्राहम लिंकन है। और जिस तरह से ईरान ने घेरा था, चीन और रूस ने घेरा था, वहां मुमकिन ही नहीं था। फिर कोई भी दानिश्वर, कोई भी जो वॉर स्पेशलिस्ट, वो कतई ये नहीं कह रहा था कि अमेरिका को ईरान पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि ईरान पे अटैक करने का भी सिवाय नुकसान के, ईरान का तो नुकसान होता है, ईरान तो तैयारी है उसका, तो उसके पास खोने के लिए क्या है, पाबंदी आप लगाए हुए हो, हमला आप जो है वो कर रहे हो, हा? लेकिन ईरान का फायदा होता, क्योंकि ईरान जिस तरह की तैयारी करके बैठा है, और ईरान अगर वॉर को लेकर के अमेरिका तक पहुंच जाता तो इससे ईरान, चूंकि देखिए जाहिर सी बात है, ताकत के एतबार से, हर एतबार से ईरान छोटा है, छोटा है, लेकिन हौसला उसका बड़ा है और जदीद टेक्नोलॉजी में भी उसने काफी कुछ गेन किया है। और ऐसे में अगर जंग के दौरान अमेरिका भागता तो फिर अमेरिका कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहता। ये जो बात यहां पे आप देखें कि यहाँ पे अमेरिका और ईरान, ये देखिए, इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दी थी कि अगर ईरान से न्यूक्लियर डील पर सहमति नहीं बन पाती तो इसे युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। लेकिन एक बात और कही जा रही है, क्या ये बातचीत जैसे ही शुरू होगी नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद पड़ जाएगी, नए वर्ल्ड ऑर्डर की। तो क्या माना जाए कि अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद पड़ गई है, क्योंकि अब बातचीत तो शुरू हो गई। इससे कोई इनकार करेगा नहीं कि ये बातचीत शुरू नहीं हुई है। और बातचीत में जो चीज निकल के आ रही है वो भी हम देख रहे हैं कि कोई किसी तरीके के नतीजे पे नहीं पहुंचे। यहाँ पे आप देखें कि काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के मुताबिक कई विदेश नीति विशेषज्ञों यानी माहिरीन का मानना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेता है तो इससे मध्य पूर्व और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो शायद ये इजराइल के पूरे वजूद के लिए खतरा बन जाएगा। इसी फिक्र के सबब इजराइल ने जून 2025 में ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों पर पूर्ण पैमाने पर हमला किया था। लेकिन हुआ क्या कि इजराइल को मुंह की खानी पड़ी और इजराइल को वो नुकसान हो गया जो शायद उसकी भरपाई अभी इजराइल को करने में काफी वक्त लगेगा। तो ये जो नुकसान यहाँ पे देखा जा रहा है। इसके अलावा मैं एक चीज और आज कहूंगा, मजम्मत करूंगा, खासतौर से जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दाना हमला हुआ है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। यहाँ पे पाकिस्तान एक बार फिर आतंक और अस्थिरता की गिरफ्त में। राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया इमामबाड़े में हुए आत्मघाती खुशखत धमाके ने न सिर्फ दर्जनों जिंदगियां छीनी बल्कि पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। धमाके का असर सिर्फ सड़कों और मस्जिदों तक सीमित नहीं रहा, इसकी गूंज सीधे पाकिस्तान के शेयर बाजार तक पहुंची, जहां निवेशकों में घबराहट साफ दिखी और बाजार औंधे मुंह गिर पड़ा। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब कौन कहेगा कि आतंकवाद नहीं है? आतंकवाद है, आतंकवादी हैं। और ये आतंकवादी कौन है जो इस्लाम के नाम पे, आखिर कौन यहाँ पे धमाके कर रहा है? इस्लामाबाद धमाके का सबसे तात्कालिक असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर देखने को मिला। और यहाँ पे आप देखिए, और ये बहुत बड़ा बताया जा रहा है, एक धमाका है। बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक है और इस धमाके में जो शोहदा है उनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं और मजम्मत करते हैं तमाम जो आतंकवादी और वो हमला करने वाले हैं। लानत हो इन पे,
ये सब सुअर के बच्चे हैं, जो भी आतंकवाद में शामिल हैं, सब सुअर के बच्चे हैं। इनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। ये इस्लाम को महज बदनाम करते हैं और ये अपने आकाओं के इशारों पे, जो इस्लाम के दुश्मन है, ये सब काम करते हैं, पैसे के लालच में करते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान खाक में मिल रहा है। तबाह हो जाएगा पाकिस्तान अगर वहां की सरकार ने कंट्रोल नहीं किया। बहरहाल यहां पे मैं, हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। जयदीप सिंह मुंदेला साहब जुड़ गए हैं, तबरेज आलम साहब, नसीरुद्दीन साहब, मोहम्मद अनस साहब, तो मोहम्मद अकरम साहब, तो ये सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं। यहाँ पे बताया है, नसीरुद्दीन साहब लिखा है, अमेरिका ने पहले ही मिसाइल प्रोग्राम पर रखी, जिसे ईरान ने साफ मना कर दिया। बिल्कुल मना कर दिया, कहा ये मुमकिन ही नहीं, इस पे हम करेंगे नहीं। इसके अलावा जयदीप साहब लिखा है कि मारियो ने ट्रंप के बारे में कहा है कि खाली ड्रम, कोई भाप नहीं। ये लिखा है, खाली ड्रम जो है, उनको कहा गया। इसके नसीरुद्दीन साहब का, अमेरिका के साथ उनके मिलिट्री अफसर जो सेंटकॉम के हैं, वो साथ में देखे गए हैं, जिस पर ईरान ने एतराज जताया है। यहाँ पे आप देखिए, बिल्कुल मैं अभी और अपडेट दूंगा। यहाँ पे एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास 14 IRGC स्पीड बोट दिखाई दे रही है, जो शायद IRGC नौसेना के शाहिद रैबरी अड्डे से रवाना हो रही है। देखिए, इसलिए भी बातचीत के दौरान यहाँ पे इसलिए भी पूरी तैयारी ईरान कर रखा है, क्योंकि बातचीत के दौरान ही इजराइल ने अटैक किया है। अब चूंकि मिसाइल पे बात नहीं हो रही है, प्रॉक्सी पे बात नहीं हो रही है, तो सबसे ज्यादा जो घबराहट है, वो घबराहट है इजराइल को, क्योंकि इजराइल को प्रॉक्सी से डर है। चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हुती हो, हमास हो, अब्दुल हो, ये तमाम जो है। दूसरा मिसाइल से डर है, और दोनों पे अमेरिका बात नहीं कर रहा है। तो ये तो इजराइल की तो पहले ही मरहले में शिकस्त हो गई, हार हो गई, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, अमेरिकन मीडिया, अमेरिकी सेना ने उत्तर पूर्वी सीरिया की जेलों में बंद 7,000 ISIS आतंकियों में से लगभग 2,000 को इराकी सीमा पर स्थित नजरबंदी केंद्रों में हस्तांतरित कर दिया है। ये देखिए, अमेरिका जो है किस तरह से ये आतंकवाद को, और इसीलिए बार बार लोग कहते हैं, जो तज्जिया निगार हैं, कि आतंकवाद को फैलाने वाला ये अमेरिका है। और एप्स्टीन फाइल जिस तरह से सामने आई है, आप क्या समझ रहे हो, वो उसका भी ब्लैकमेलिंग होगी, उससे भी ब्लैकमेल किया जाएगा। जो लोग शामिल हैं, अब सबको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो ये आप देखिए, ये क्यों फाइल आई है, क्या इसके पीछे वजह है, क्यों ऐसे मौके पर आई है, इसका भी खेल है। और इसमें जिस तरह की गंदगी सामने आई है वेस्टर्न वर्ल्ड की, अब वो तो शर्मनाक है, शर्मनाक है। लेकिन ईस्टर्न वर्ल्ड से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत ही अफसोसनाक है कि आखिर ये सब है क्या। यहाँ पे तबरेज साहब लिखा है, अमेरिका के मजबूरी बन गया ईरान, अब मजीद पर्दे के पीछे से समझौता करेगा। यहाँ पे ये उन्होंने कहा है कि क्या है, संकट में क्या है, में भी नरमी बरतेगा। तो ये आप देखिए, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह की धमकी थी, जिस तरह का शोर था, कम से कम वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हम सब देख रहे हैं कि घुटने टेकने पे अमेरिका मजबूर है, अमेरिका बेबस है, अमेरिका लाचार है, अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका, अभी हम एक्सपर्ट से कुछ बात कर रहे थे कि अगर अमेरिका अटैक करता ईरान पे, तो ये वही गलती होगी, उससे भी बड़ी गलती होगी कि जो गलती इजराइल ने जून में की थी, जून 2025 में। यहाँ पे जयदीप साहब लिखा है, यूएस ईरान वार्ता के तत्काल बाद यूएस ट्रेजरी ने ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों और यहाँ पे पेट्रोकेमिकल उत्पादों के परिवहन में शामिल
की संपत्ति होने के कारण 14 गुप्त बेड़े के जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा यहाँ पे जॉर्डन में भारी मात्रा में अमेरिकी सेना और लड़ाकू विमान की एक्टिविटी देखी गई, जिससे लगता है कि वो अपने वायदे से पीछे हट रहा है और अमेरिका के साथ है। देखिए एक चीज मैं बता दूं, जॉर्डन हो, ये सऊदी अरब हो, दुबई हो, ये जरूर बयान दे रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। इनके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, ये रिएक्ट न करें, इनके हाथ में क्या है? ये बेचारे हैं, लाचार हैं, ये मजबूर हैं, ये अमेरिका को मना नहीं कर सकते। बयान सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि ऐसा ना हो। लेकिन अब तो सऊदी ने ये जरूर कहा है कि ईरान अगर अटैक करेगा हम पे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, हम किसी तरह का रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन अमेरिका का दबाव तो होगा कि आप रिएक्ट करो, आप जवाब दो जंग के दौरान। अब यहाँ पे देखिए सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य कमांडर को 20 मिनट तक अंदर नहीं आने दिया और उन्हें दरवाजे के बाहर रोके रखा। बाद में ओमनी मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही सेंटकॉम कमांडर को अमेरिकियों के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति मिली है। यहाँ पे बातचीत के बाद अराक्ची ईरान लौटने के बजाय कतर की ओर चले गए। यहाँ पे आप देखिए, और इसकी वजह शायद सिक्योरिटी रही होगी या जो भी है, क्योंकि कुछ भी इनसे बैद नहीं है। ईरान, ये अमेरिका और इजराइल क्या करने कुछ भी बैद नहीं है, और इसीलिए शायद उन्होंने अचानक अपना प्रोग्राम तब्दील किया होगा और वो कतर चले गए। तो यहाँ पे देखिए अब एक और जो अखबार लिख रहा है, मैं समझता हूं उस पर भी बातचीत, फिर लेटेस्ट क्या अपडेट है वो भी मैं आपको देना चाहूंगा। मैं चूंकि रात हो गई है, बहुत देर तक मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। यहाँ एक और जो खबर आ रही है वो ये कि ईरान और अमेरिका ने जुमा को ओमान में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर अप्रत्यक्ष बातचीत की। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने बातचीत को एक बहुत अच्छी शुरुआत बताया है। हालांकि दोनों देशों के वार्ताकारों ने मस्कत में बाहरी इलाके में स्थित एक महल में अलग अलग समय पर ओमान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। यानी एक चीज हम क्लियर कर दें, यहाँ हो सकता है अभी लोगों को बातचीत का मतलब ये होता है कि साहब आमने सामने बैठे होंगे, बातचीत होगी। ऐसा कुछ नहीं है। उसी अंदाज की गुफ्तगू यहाँ पे हो रही है कि वो अलग कमरे में ईरानी और अमरीकी अलग कमरे में, और आदान प्रदान जो होता है बीच में, जो ओमान के वजीर खारजा वो मिलते हैं, वो उनका पैगाम ले जाते हैं, वो उनका पैगाम ले जाते हैं। यही बातचीत का तरीका है, क्योंकि ईरान ने मना किया है कि हम आमने सामने बातचीत नहीं करेंगे, हम मुसाफा नहीं करेंगे, हम ऐसे लोगों से इस तरह से बराह रास्त नहीं मिलेंगे, बातचीत कीजिए। और जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई है, उन्होंने तो बहुत क्लियर कट कह दिया कि भाई इन पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। लेकिन ठीक है, चूंकि बातचीत करनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत का रास्ता हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन इन पे एतमाद कर लें ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो मैं समझता हूं कि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम ये बातचीत है। मैं थोड़ा से इसको और आगे बढ़ाता हूं, जो बातचीत में हुआ क्या है। तो यहाँ पे देखिए, समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के जराए यानी वहां के नुमाइंदगान ने ईरानी अधिकारियों को मस्कट के बाहरी इलाके में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित एक पैलेस में देखा। यहाँ पे संवाददाताओं के मुताबिक ईरानी अधिकारियों का काफिला कुछ देर बाद पैलेस से कुछ दूर स्थित एक होटल के लिए रवाना हो गया। इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की कि विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची मस्कट में अपने ओमानी समकक्ष बद्र अल बुसैदी से मिले। समकक्ष मतलब कि विदेश मंत्री वहां के, जिसको हम मनसब उर्दू में कहते हैं, उनसे ये मुलाकात हुई है। और उसके बाद जो है ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। एसोसिएटेड प्रेस के जो संवाददाता है उनके मुताबिक ईरानी अधिकारियों के पैलेस से रवाना होने के बाद एक अन्य काफिला वहां दाखिल हुआ, जिसमें शामिल एक एसयूवी पर अमेरिकी झंडा लहरा रहा था। संवाददाताओं ने बताया कि यह काफिला लगभग 1.5 घंटे तक पैलेस में रुका और फिर वहां से रवाना हो गया। ओमान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी
करके बताया कि अल-बुसैदी ने अब पहले इराक़ी और फिर पश्चिमी एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से अलग-अलग मुलाकात की। यानी ये लोग वहां पे मौजूद रहे और इस तरह से दोनों से बातचीत की और बातचीत करके दोनों का पैगाम वहां पे पहुंचाया गया। अब बयान में जो कहा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप सुन लीजिए। बहुत रात हो गई है, लेकिन चूंकि ये जो हमारे जो व्यूवर हैं उन तक मुझे पहुंचाना था। बातचीत मुख्यतः राजनयिक और ये तकनीकी वार्ताओं को फिर से शुरू करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने पर केंद्रित थी, क्योंकि दोनों पक्ष अस्थायी सुरक्षा और स्थिरता हासिल करने के लिए इनकी सफलता सुनिश्चित करने के वास्ते दृढ़ संकल्पित हैं। फिलहाल ये वादे नहीं हो पाया है कि आज आगे और बातचीत की जाएगी या नहीं। हालांकि ओमानी अधिकारी अमरीकी काफिले के जाने के तुरंत बाद पहले इसमें चले गए थे। यानी अभी अगर ये कहा जाए कि कुछ भी क्लियर नहीं है कि आगे अभी क्या होगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर कट हुई थी कि जब तक सैयद अब्बास राक्शी की तरफ से भी ये बात आई है कि बातचीत जो है वो कामयाब रही। अमेरिका और ईरान के दरमियान कई दौरे की गुफ्तगू गुज़िश्ता साल जून में उस वक्त नाकाम हो गई थी जब इजराइल ने दौरान को हमला कर दिया था यहाँ पे। तो इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान 12 दिन की जो है वो जंग चली और सब हम उसके बारे में जानते हैं। तो इस तरह के हालात वहां पे पैदा होते रहे। तो बहरहाल यहाँ पे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहित अन्य शीर्ष नेताओं का मानना है कि ईरान में मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूलन को लेकर पिछले महीने हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद देश का धर्म आधारित शासन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अपने सबसे कमजोर दौर में है। ये तमाम बातें हो रही नहीं, लेकिन ये सब फजूल बातें हैं। ये सब ईरान की नजर में बकवास बातें हैं। ईरान जो है वो अपनी शर्तों पे ही बातचीत कर रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। अजहर साहब वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे उनका एतमाद बहाल करने के लिए अमेरिका संजीदा रास्ता इख्तियार करेगा, ये कहना है इनका। जदीब साहब ने दिया ईरानी सुरक्षा आयोग के सदस्य, उनका कहना है हमने अरब देशों के आग्रह पर बातचीत शुरू की। हम बातचीत को लेकर आशावादी नहीं है, यानी बहुत पुरुम्मीद नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं, कई बार ये बात कह चुके हैं कि ये झूठ बोलता है जो अमेरिका है। नसीरुद्दीन साहब लिखा ईरान ने दौरान बातचीत खुर्रम शहरपुर तैनाती का वीडियो जारी किया। उसने ऐलान किया है कि 10 मिनट में इजराइल को तबाह कर देगा। यानी अगर बातचीत के दौरान किसी तरह की कोई हरकत की गई, किसी तरह का हमला किया गया, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए जदीब साहब ने फिर अपडेट दिया है, प्रारंभिक रिपोर्ट। यहाँ पे अमीर हेडक्वार्टर के इमारत पर हमला हुआ है, ईरानी मीडिया का दावा है। यहाँ पे अब देखिए ये प्रारंभिक रिपोर्ट अभी कुछ भी क्लियर नहीं, लेकिन अगर हमला हुआ है तो मैं समझता हूं कि चीफ ऑफ स्टाफ की इमारत को टारगेट किया गया है। तो ये देखिए अभी कुछ आर्मी हेडक्वार्टर की इमारत पर हमला हुआ। ईरानी मीडिया का दावा है कि चीफ ऑफ स्टाफ की इमारत को टारगेट किया गया। अभी कुछ भी खबर देखिए क्या जंग शुरू हो गई जब हम बातचीत कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जयदीप साहब ने ये बयान दिया। अब ये कहाँ का है अभी कुछ भी पता नहीं। हालांकि मैं देख रहा हूँ प्रेस टीवी, इजरायली keeps killing more Palestinian civilian in गाजा। तो ये गाजा की तो है, लेकिन क्या यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे अटैक किया गया, अभी कुछ भी इसमें नहीं कहा जाएगा। अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन जयदीप साहब ने अपडेट दिया है। अगर ये इब्तदाई रिपोर्ट है, अभी कुछ भी हालांकि खबर नहीं आ रही, लेकिन क्या वाकई इस तरह की खबर आ सकती है कि अटैक हुआ है, हमला हुआ। अभी कोई ऐसी खबर अमेरिका और ईरान में परमाणु वार्ता, क्या टल गया युद्ध, लेकिन क्या वाकई ऐसा? यहाँ पे यूएस ईरान लेटेस्ट न्यूज, कुछ तो गड़बड़ है। ईरान के पास एक भी परमाणु बम नहीं,
फिर क्यों मिटाना चाहता है अमेरिका? क्या इसके पीछे वजह यहाँ पे ये बात की जा रही है, लेकिन क्या वाकई नहीं है? और अगर अगर ये बात अमेरिका को पता चल जाएगा, तो कल किसी ने कहा कि अगर ये पता चल जाए कि ईरान के पास परमाणु नहीं है, तो फिर अमेरिका जो है वो अटैक करेगा ईरान पे, क्योंकि ये पता लगाना चाहता है। लेकिन अभी बहरहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ यूएस ईरान के इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, ताकि यहाँ पे अरबों को लूटा जा सके। ईरान अमेरिका के किसी चाल में नहीं फंसेगा। और देखिए, अगर अटैक हुआ यहाँ पे, जैसा कि रिपोर्ट में आ रहा है कि आर्मी हेडक्वार्टर की इमारत पर हमला हुआ है, ईरानी मीडिया का दावा है कि चीफ ऑफ स्टाफ की इमारत को टारगेट किया गया है। अब अभी ये पता नहीं कहाँ पे ये अटैक हुआ है। अब यहाँ पे अभी ये भी नहीं पता चल रहा है। मेयर न्यूज एक बढ़ई की कार्यशाला में आग लगी है। मैं जयदीप साहब से पूछूंगा, जयदीप साहब ये कहाँ के ये आर्मी हेडक्वार्टर की इमारत पर ये कहाँ का जिक्र कर रहे हैं? कहाँ पे ये अटैक किया गया है? ईरान पे अटैक हुआ है या ईरान ने किया है क्या ये? हाँ, यहाँ पे बता दीजिए। ईरान ने आग बैलिस्टिक टेस्ट किया है, आज बैलिस्टिक टेस्ट किया ईरान ने। वो रोज कर रहा है, रोज इस तरह की खबरें आ रही। लेकिन मैं जयदीप साहब से ईरान के बारे में है, तो क्या ईरान पे अमेरिका ने या इजराइल ने अटैक किया है? ये आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के अगर हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ है, कैसा अटैक है? तो अभी बहरहाल इस पे कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। जयदीप साहब जो हमें बता रहे हैं वही पता चल रहा है। तो क्या अगर देखे, अगर ये अमेरिका या ईरान की तरफ से अटैक होगा, तो ये आप समझ लीजिए कि फिर जंग का आगाज हो जाएगा। अभी कुछ क्लियर नहीं, 2 लाइन की खबर है। जयदीप साहब, किस पे ये खबर आई है 2 लाइन की? क्योंकि मुझे लग रहा है जब भी अटैक होगा तो इस तरह से 1-2 जगह अटैक नहीं होगा। अमेरिका अगर अटैक करेगा तो मेरे ख्याल से वो अटैक करेगा, एक साथ करेगा अगर उसे करना होगा। इस तरह से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ईरान भी पूरी तरह से मुस्तैद बैठा है, पूरी तरीके से बैठा है। ईरान हुए ताजा प्रदर्शन में इजराइल ने फारसी में 84,000 के ऊपर फर्जी पोस्ट वायरल की थी, जिसे उसने खुद कबूल कर लिया है। यहाँ पे ये देखिए, फर्जी पोस्ट जो वायरल होती है, और देखिए 84,000 फर्जी पोस्ट वायरल की थी इजराइल ने फारसी में। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये लोग मुल्कों में दाखिल होते हैं, वहां अफरा तफरी मचाते हैं, सरकारों का तख्ता पलटते हैं, और किस तरह से पैसे खर्च करते हैं ताकि वहां पे अफरा तफरी हो, बदअमनी हो और हमारी हुक्मरानी हो। ये इससे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पे दहशतगर्दाना हमले हो सकते हैं, वो कह रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स वॉच की खबर है कि और हो सकता है कि भीतरी हमला हो, लेकिन अभी कुछ वादे नहीं है, इंतजार करना होगा। कभी कभी फर्जी खबरें भी चलाई जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जयदीप साहब के, अगर ईरान और इजराइल, वो अमेरिका और इजराइल अटैक करेंगे, तो इस तरह से अब इंडिविजुअल अटैक नहीं करेंगे, वो बड़े अटैक करेंगे अगर करना होगा। और चूंकि बातचीत हो रही है, अब इतने भी ये कम से कम अंधे नहीं कि वहां पे विदेश मंत्री बैठे हैं और ये इस तरह से अटैक करें। तो मेरे ख्याल से इसमें सच्चाई कम होगी। मुमताज भाई, ईरान ने यूरोप के तेल के जहाज को रोक दिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये सिलसिला तो चल ही रहा है। यहाँ पे ये बहरहाल मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं किसी तरह, क्योंकि मैं प्रेस टीवी भी देख रहा हूँ और बिल्कुल लेटेस्ट जो अपडेट है उसमें भी अभी धमाके की भी खबर नहीं आई है कि वहां किसी तरह का ईरान में कोई धमाका हुआ है। तो क्योंकि अगर यहाँ होता तो शायद अब तक कुछ खबर आ जाती, लेकिन किसी तरह की खबर नहीं आई है। तो हो सकता है कि ये झूठी खबर भी हो। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ यही तक आपसे जुड़ेंगे, इतनी ही बात आपसे करेंगे। हमारे साथ चूंकि गेस्ट नहीं जुड़े, राशिद साहब ने पहले ही कहा था कि आज फिर रहने दीजिए, देर हो गई, क्योंकि मैं काफी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में था, और इसलिए मैं
वक्त पे आज नहीं आ सका, वक्त पे प्रोग्राम नहीं चला सका। लेकिन अगर किसी तरह का कोई बड़ा कुछ अगर होगा तो मैं ज़रूर आपको यकीन दिलाता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं फिर स्पेशल लाइव ज़रूर करूँगा और आपके दरमियान हाज़िर होऊँगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। तमाम हज़रात का जो इस वक़्त इतनी रात में हमसे जुड़े, हालाँकि इतनी देर तक तो हम लाइव करते ही हैं। कल भी हमने काफ़ी देर तक लाइव की थी। लेकिन अच्छी बात ये है, अच्छा, मैं थोड़ी-सी खबर मिडल ईस्ट के बारे में भी अगर दे दूँ। रफ़ा सीमा पार करके गाज़ा लौट रहे फ़िलिस्तीनियों ने दुर्व्यवहार और अपमान की शिकायत की है। ये संयुक्त राष्ट्र के साथ किया है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन के गृह सचिव से ईरान विरोधी हिंसक प्रदर्शनों पर लगाम लगाने का आग्रह किया है। तो ये खबर भी आ रही है, चेक पॉइंट पर छोड़ दिया गया। इज़राइली अरबपति के जेट के ज़रिए फ़िलिस्तीनियों के गुप्त निर्वासन का अमेरिकी पर्दाफ़ाश हुआ है। ये बहुत ही अफ़सोसनाक है। यहाँ पे इसके अलावा अबू धाबी दौरे के दौरान मज़ ने कहा है कि ईरान को लेकर चिंता बहुत अधिक है। तो हर जगह आप देखिए। इसके अलावा एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट खबर आ रही कि इज़राइल के नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर की नाकामियों की ज़िम्मेदारी से फिर पलड़ा झाड़ते हुए सेना और पिछली सरकारों को दोषी ठहराया। पिछली सरकारों को, आप बताइए पिछली सरकार कौन-सी है? अ आप न जाने कब से तो खुद हैं, 27 साल हो रहे हैं। तो बहरहाल ये खबर वहाँ से आई है। तो ये इस तरह के तमाम खबरें फ़िलहाल आ रही हैं। वहाँ पे हौती ने फ़िलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता मार्च का आह्वान किया है और कहा है कि उनका समूह इज़राइल के अगले दौर के लिए तैयार है। यानी 2-2 हाथ करने के लिए वो तैयार है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। तो ये अंसारुल्लाह अलाउती का कहना है। यहाँ रिज़वी रज़ा कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान में काफ़ी लोग मारे गए हैं, बड़े पैमाने पे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जयदीप सिंह ने कहा है कि हमने जो वीडियो भेजा है उसके साथ वो खबर चलाई जा रही है। बिल्कुल चलाई जा रही होगी, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी यहाँ पे फ़िलहाल नहीं आ रही है कि क्या चल रहा है, क्या है। लेकिन बहरहाल ये मैं इनको चला भी नहीं सकता इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियोज़ को। लेकिन ये कि अभी हमले की कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो बहुत ही, लेकिन पाकिस्तान में जो हुआ अफ़सोसनाक है। इस तरह के दहशतगर्दाना हमले की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और ये हमला करने वाले ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये कतई न तो मुसलमान हैं, न इस्लाम का इनसे किसी का ताल्लुक है। और ये सिवाय इस्लाम को बदनाम करने और पैसे लेकर के लालची लोग हैं, घटिया लोग हैं, जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह करते हैं। यहाँ पे बीच में नफ्ताली बेनेट की सरकार भी रही है। ये बताया जा रहा है। बहरहाल तमाम हज़रात का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सब हमसे इतनी रात में जुड़े और बातचीत की। फिर इंशाअल्लाह हम कल हाज़िर होंगे। तो देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। शब ब खैर।